Hello, students and my friends. Welcome to my new channel, Educational Talk. Uh, मेरा नाम है अली है। मैंने नीट क्लियर किया था। मैं एक नया चैनल खोल रहा हूँ जिसका नाम है एजुकेशनल टॉक। इस चैनल के माध्यम से मेरा एक विजन है कि इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उन सबको गाइडेंस दे नीट रिलेटेड। और मैं अपने टीचिंग स्किल्स को भी थोड़ा अपने पेशेंस को भी फॉलो करना चाहता हूँ। सो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को मेरे अंदर जितना नॉलेज वो भी शेयर करना चाहता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम्स। मैं यही कहना चाहता हूँ द लिविंग वर्ल्ड शुरू करने से पहले मैं एक दो पॉइंट आप लोगों को कहना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी वीडियो बनाऊंगा एंड सेकेंड इज जो गाइडेंस रिलेटेड वीडियो बना के दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है और जितने भी 11-12 के बच्चे हैं वो सब मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इम्प्रूव करूँगा। सो लिविंग वर्ल्ड की डेफिनेशन देने से पहले एनसीईआरटी कहती है कि हम दुनिया में जो चीज़ देखते हैं, मतलब हर टाइप के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उन सब को देख के हमारे अंदर एक फैसिनेटिंग एक उत्सुकता पैदा होते हैं। और जो जितने भी मोलिकुलर लेवल पे जो सेल्स में रिएक्शंस होते हैं, उन सब को देख के हमारे अंदर एक दो क्वेश्चंस पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी पूछती है कि फर्स्ट इज व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, राइट। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन यही पूछती है कि व्हाट इज लाइफ एंड द सेकेंड वन इज व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या पर्पस है। सो एनसीईआरटी बोलती है कि हम एज अ साइंटिस्ट, एज स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जो ये पर्पस ऑफ लाइफ है ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे, राइट। फिलोसफिकल राइट। सो ये क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी। सो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लाइफ के बारे में बताती है एनसीईआरटी। लाइफ, राइट। लाइफ, व्हाट इज लाइफ। जब हम लाइफ के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछती है या पूछता है हम, तो हमारे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स याद आते हैं। उसमें से कैरेक्टरिस्टिक एक है, मतलब लाइफ मीन्स ऐसी चीज़ जिनके अंदर क्या हो, एक ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, कॉन्शियसनेस हो, एक्सेट्रा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी बोल सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सब कैरेक्टर्स हमें मतलब हमारे दिमाग में आता है कि जब हम लाइफ को डिफाइन करना होता है तो फिर हम बोलता है कि ऐसे चीज़ें जिनमें ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, कॉन्शियसनेस हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो। तो एनसीईआरटी आगे बोलते हैं कि लाइफ को हमारे पास एक दो चीज़ होते हैं, एक होती है, ये मिटा सकते हैं ना। सो हमारे पास दो चीज़ होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स
फीचर्स होती है, एंड द सेकेंड वन इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है। सो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा बताएंगे, फिर आगे हम चले जाएंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मीन्स डिफाइनिंग फीचर्स, वो फीचर्स मतलब वो कैरेक्टर्स बोल सकते हैं जो हम किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कहते हैं, जो मतलब एक्सेप्शन, जिसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारे पास जैसे कि किसी चीज़ में कैरेक्टर मतलब कोई ख़ास चीज़ हो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं। सो सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है सबसे पहले ग्रोथ। एनसीईआरटी बोलती है इंक्रीज इन mass and numbers are the twin characteristic of growth. Twin characteristics of growth. जिन चीज़ों में मास में इंक्रीज होता है, जिन चीज़ में मास में इंक्रीज या नंबर इंक्रीज होता है, वो क्या होता है, एक ग्रोथ होता है। मतलब अगर मास भी इंक्रीज हो रहा है या नंबर भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स में क्या होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दोनों लिविंग है, राइट। फिर दोनों में ग्रोथ तो होगा कि नहीं होगा, नहीं तो लिविंग बीइंग हम नहीं कह सकते ना। सो दोनों में ग्रोथ तो होगा, लेकिन प्लांट में क्या डिफरेंट होता है, प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है, ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। बट एनिमल्स में क्या होती है, ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। सो फिर हम चलते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा है कि एनसीईआरटी यही बोल रही है कि प्लांट्स में क्या होती है और एनिमल्स में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है। मतलब प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है और एनिमल्स में सिर्फ सर्टेन लिमिट तक ग्रोथ होती है, राइट। ये सब आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, आई होप। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, सो आप नोट भी कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होती है ग्रोथ में, राइट। मतलब दोनों में तो होती है ना ग्रोथ, दोनों में होती है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर पे चलते हैं, मतलब यूकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स पे। यूनिसेलुलर में क्या होती है कि ग्रोथ मतलब उनमें सेल डिवीजन होती है। क्या होता है, ग्रोथ मीन्स सेल डिवीजन, राइट। क्योंकि वो क्या होती है, एक सेल से बनी होती है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रोथ मीन्स सेल डिवीजन। जितना सेल में डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। सो इसमें एनसीईआरटी एक पॉइंट भी ऐड करती है कि अगर हम किसी सेल को इन विट्रो मतलब बाहर किसी मीडियम में अगर हम वो फेवरेबल कंडीशन दे, तो जैसे कि एक सेल है, मान लो एक मीडियम में एक सेल है, इस सेल के अंदर मैंने एक फेवरेबल कंडीशन दिया, तो ये सेल मतलब बाहर रख के इन विट्रो कंडीशन में रख के अगर हम इसको ग्रो करें तो ये भी मतलब डिवाइड कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, कैन डिवाइड। ये भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, कैन डिवाइड। ये भी डिवाइड कर सकता है। फिर ये तो हमने कहा कि ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पे एक एनसीईआरटी एक पॉइंट भी नोट करती है कि ग्रोथ तो मतलब नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। कैसे, मतलब जैसे कि माउंटेन्स होता है, राइट, उनमें क्या होता है, ग्रोथ होती है,
राइट। लेकिन बाहर से होता है, ऊपर से होता है, अंदर से नहीं होता है। मतलब एडिशंस ऑफ पार्टिकल्स या सॉइल्स जब ऐड होते जाता है तो फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। सो ग्रोथ आल्सो occur in नॉन लिविंग थिंग्स, है कि नहीं? ग्रोथ ऑल्सो occurs in non-living organisms, नॉन लिविंग, राइट। नॉन लिविंग में होती, तो इसका मतलब ग्रोथ तो लिविंग में भी होते हैं, नॉन लिविंग में भी होता है। तो ये डिफाइनिंग फीचर्स तो नहीं होंगे ना, इसलिए यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना होगा जो एसेशन एंड रीजन की तरह भी पूछ सकता है नीट में। इस और एक बात मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो वो भी नहीं आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी बायोलॉजिकल मतलब वो टेक्सोनॉमिकल एड्स आता है, या तो इससे भी आ सकता है, लेकिन एसेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे कहता है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। वो डिफाइन नहीं कर सकते ना, लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकता। नॉट अ डिफाइनिंग features, not a defining features। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अदरवाइज मैं अपने लेवल पे बहुत कोशिश करूँगा। आप लोग को रिकमेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा किस तरह फिर कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप लोग यहीं तक नोट डाउन कीजिए। सो आप लोगों ने नोट किया होगा। सो हम दूसरे फीचर्स पे चलते हैं, दैट इज सेकेंड फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट इज रिप्रोडक्शन। हम सबको पता है, क्लास 10 से पढ़ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, सिंपल, सब लोगों को पता होगा वो। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी which is similar to less or more similar to, right? Less or more similar to their parents, मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, मतलब अपने बच्चे प्रोड्यूस करना जो अपने माँ बाप की तरह हो, लगभग सेम बोल सकते हैं हम। लेकिन इसमें हमें पता है, आप सब लोगों को भी पता होगा, यहाँ पे बेसिक है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है, राइट। 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। सो आप लोगों को ये पता होगा, आई होप ये बताने की ज़रूरत नहीं होगा मुझे, है कि नहीं? अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन से अगर कोई मैंने पॉइंट मिस किया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, प्रोजेनी फुल मतलब फुल सेम नहीं होता, अपने पेरेंट की तरह एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लगभग सिमिलर होता है। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, सेम होता है टू देयर पेरेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ एग्जांपल देती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फंजाई, जैसे कि फंजाई होती है एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फंजाई होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पोर्स क्या होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसको आप लोग आगे की यहाँ पे ना स्पोर्स वो क्या बोलता है, इसको स्पोर्स नहीं है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स को कॉन्यूडियो स्पोर्स। सो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया यहाँ पे एस्कोस्पोर्स, ये मतलब इसको ठीक से आप लोग लिखना, कॉन्यूडियो स्पोर्स है, कॉन्यूडियो। एस्कोस्पोर्स तो सेक्सुअल स्पोर्स होता है। और दूसरा एग्जांपल होता है इसमें फंजाई का दिया है। फिर हमें हाइड्रा
हाइड्रा होता है, राइट राइट। इनमें क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग मतलब जो पेरेंट प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट के जो ये जो छोटा सा वो पीस होता है वो मतलब अलग से टूट जाता है और एक नया बच्चा इससे एक मतलब एक नया हाइड्रा बन जाता है, उसको हम बडिंग कहते हैं। और हमारे पास एक प्लेन एरिया होता है जिसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। प्लेन एरिया इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स जो अपने बॉडी होता है उसको दो पीस में डिवाइड हो जाता है। वो जो बॉडी होता है वो दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है, राइट। दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है, या अलग होने की वजह से ये दोनों एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसको हम मतलब रीजनरेशन भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में। मैं यही कह रहा हूँ बस, रिप्रोडक्शंस में यही होता है। इसका एग्जांपल टाइप मैंने हम देखा कि सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। एग्जांपल या फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, हाइड्रा होता है, बडिंग, राइट, प्लेन एरिया होता है, ट्रू रीजनरेशंस। इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोगों को पता होगा, प्लांट में, फ्लोरिंग प्लांट में होता है, राइट। एंजियोस्पर्म, जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और एनिमल्स में तो होता ही होता है, राइट। सो आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स किया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा रैप करके। और यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा मिस हो गया था मुझे। यहाँ पे एक होता है ईस्ट, एनसीईआरटी के सबसे यहाँ पे एक एग्जांपल ईस्ट। सो आप लोगों ने नोट किया होगा, आई होप। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, माफ़ कीजिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए। सो इसको हम मिटा सकते हैं ना, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग भी मिटा दिया यार। आई होप, मैं कोशिश करूँगा। आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा, जॉब वॉब तो मैं नहीं दे सकता ना, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ बस। आप लोग देखिए मेरा टीचिंग, अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि क्या कर सकता है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है। सो रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा। और रिप्रोडक्शन में क्या कहती है एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। इसमें और एक बात होती है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, राइट। मल्टीसेलुलर में तो हमने देखा कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक एक्सक्लूसिव इवेंट होती है, मतलब अलग होती है ना। एक्सक्लूसिव ग्रोथ से तो अलग होती है ना, ग्रोथ अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होती है कि नहीं होती है। फिर इसमें यूनिसेलुलर फॉर मल्टीसेलुलर के लिए, किसके लिए, मल्टीसेलुलर। अब इसमें रिप्रोडक्शन में एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं फॉर मल्टीसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर के लिए क्या होती है, एनसीईआरटी कहती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज सेम एज ग्रोथ। रिप्रोडक्शन सेम होती है, क्यों, क्योंकि एक सेल से बना है, सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, उसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस भी करने को होता है ये, और क्या होता है, ये ग्रोथ भी कह सकते हैं ना, है कि नहीं। वो ग्रोथ कुछ अलग तो नहीं होता ना, रिप्रोडक्शन भी कहता है, रिप्रोडक्शन इज सेम एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज सेम एज ग्रोथ। सो यहाँ पे हमने बताया कि मल्टीसेलुलर में ये एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है, ग्रोथ भी अलग होता है, डिफरेंट चीज़ है। बट यूनिसेलुलर में सेम चीज़ है, क्योंकि एक सिंगल सेल्स से बना होता है। सो सेल डिवीजन को ही, दैट इज सेल डिवीजन को ही क्या कहते हैं हम, दैट इज सेल डिवीजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, दोनों को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और ग्रोथ भी कहते हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग माफ कीजिएगा आप लोग, अच्छा नहीं दिख रहा है तो, राइट। फिर हमने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट हमें ऐड करना होगा कि ये डिफाइनिंग फीचर्स है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब दो चीज़ में डिवाइड होना, मतलब नॉन लिविंग चीज़ को हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं ना, है कि नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर
Therefore, reproduction is not an all एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, not an all an exclusive an inclusive defining features right students, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी रेडी फॉर द हेल्प। सो आप लोग नोट डाउन कीजिए। ऐसे सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है, नोट भी करना है। ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है। हमने भी किया है ये सब, फिर एक बार दो तीन बार ड्रॉप लेना होता है। ऐसे नहीं चलता है। नोट करो, रगाड़ो, खुद को रगाड़ो, घिसो, बस नोट कर सकते हो आप लोग। मैं तब तक मैं इसको मिटा दूंगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने मिस किया। इसमें क्या कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जैसे कि स्टेराइल वॉर्कर में होता है। जो हनी बी है ना, उनमें वो जो स्टेराइल वॉर्कर होता है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होते। स्टेराइल वॉर्कर, ये लास्ट मिनट कर देना है। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, राइट, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, राइट, म्यूल, इन सब में क्या नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नो रिप्रोडक्शन, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो हम ये नहीं कह सकते ना, इसलिए हम नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है। ये तो लिविंग बींग्स है ना, जो स्टेराइल वॉर्कर्स है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, जो म्यूल्स है, ये तो लिविंग बींग्स है। ऑफ कोर्स हम इसको लिविंग कहेंगे, ये नॉन लिविंग तो नहीं है ना। सो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर्स नहीं, वो डिफाइन नहीं कर सकता है। सो आप लोगों ने ये नोट डाउन किया होगा। हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्शियसनेस। आई होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा। सो हम नेक्स्ट फीचर्स पे जाएंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट किया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो आप लोग बता सकते हैं बाद में मुझे। और किस पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट है तो आई विल हेल्प आप लोग को विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मतलब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मतलब कन्फ्यूजन आता है। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता है, जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions, sum total of all the chemical reactions
that occurs in a living beings, occurs in a living being. That is called metabolism, right? जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहता है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर, ताकि हम जिंदा रह सके। जब हम कुछ खाना खाते हैं जो, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है खाने का, राइट? कार्बन मतलब ग्लूकोज का C6H12O6 का ऑक्सीजन से मिलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है ना। इस तरह से बहुत हजारों तरह के एक हमारे बॉडी में रिएक्शंस होता है। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट? सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हम चलते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर ऑर्गेनिज्म में होता है, राइट? फिर यहाँ पे एक एनसीईआरटी यहाँ पे एक पॉइंट बोलती है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हम इन विट्रोली, मतलब एक हमारे मीडियम के अंदर भी हम ये रिएक्शंस कर सकता है। ऑफ कोर्स एक रिएक्शंस कर सकता है, रिएक्शंस अकर्स, राइट? ये रिएक्शंस कर सकता है, बट ऑफ कोर्स ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो जितने भी जो रिएक्शंस है, वो अगर इन विट्रोली कर रहा है तो ये कोई मतलब लिविंग बींग्स के अंदर तो नहीं हो रहा है ना, और ना ही ये नॉन लिविंग है। ये ना ही इसको हम लिविंग कह सकते हैं, ना नॉन लिविंग कह सकते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए defining features of लिविंग बीइंग। इसको डिफाइन कर रहा है ना। जितने भी मेटाबॉलिज्म बोल रहा हूँ मैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ, नॉट दिस पॉइंट। मैं मेटाबॉलिज्म बोल रहा हूँ, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, राइट? जो लिविंग बीइंग में होता है वो डिफाइनिंग फीचर्स है, ना कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं ऑफ लिविंग बीइंग्स। सबसे पहले जितने भी कैरेक्टर्स हमने पढ़ा, इसमें से मेटाबॉलिज्म होता है, ये क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर्स होता है। आप लोग नोट्स कीजिए, मैं ये मिटा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने ये लिखा होगा, और जो ये रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो तो आप लोगों को पता होगा। जितने भी केमिकल्स होते हैं, मतलब छोटे से छोटे बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब होता है, राइट? तो आप लोगों ने ये सब लिखा होगा, नोट किया होगा। मैं मिटाने वाला हूँ इसको। So students, let's go to the next point, that is consciousness. What is consciousness? मतलब अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बताएं तो क्या होता है? The response to the stimuli. The response to the response to the stimuli, right?
और ये स्टिमुला कुछ भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, स्टिमुला क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल केमिकल भी हो सकता है, केमिकल, राइट, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। मतलब फिजिकल जैसे कि कोई प्लांट में कोई फोटोट्रोपिज्म हो रहा हो, बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट्स, राइट। आप लोग प्लांट फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको। और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब अगर मान लो आप कि हाँ कहीं जंगल में जा रहे हो तो अचानक से शेर देखा आपने, तो आपका बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, मतलब आपके अंदर वो एड्रेनलिन का लेवल हार्मोन बढ़ जाएगा, वो मतलब अलर्टनेस बढ़ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। केमिकल्स, अगर बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो जैसे कि आपने कुछ मतलब खाना खाया, वो मतलब अच्छा नहीं था, मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया आपको, तो उस समय तुम्हारा बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल स्टिमुला कहते हैं। इन जो भी रिस्पॉन्स बॉडी करता है इनकी तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहता है। कॉन्शियसनेस हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लेकिन एनिमल में क्यों होता है हमें पता है किस तरह से होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट में थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन उनमें भी कॉन्शियसनेस होता है। प्लांट में ऐसा नहीं कहना कि कॉन्शियसनेस नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा। सो इसमें एनसीटी और एक पॉइंट नोट करती है कि ह्यूमन बींग सिर्फ ऐसा ही ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग इज द ओनली लिविंग बींग, ह्यूमन बींग is the only living being, only living being which is aware of himself या herself, जो खुद के बारे में पता हो, उसको मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने बारे में खुद को पता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग होता है, राइट। सिर्फ ऐसा ही ऑर्गेनिज्म एक ही है, ह्यूमन बींग, दैट इज हम। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लास्ट डिफाइनिंग फीचर है कि क्या कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज आल्सो a डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस इज also a defining feature, is also a defining features। consciousness भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है, राइट। सो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। और यहाँ पे एनसीईआरटी बताती है कि कॉन्शियसनेस से पहले एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब खुद सेल खुद को अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखता है, राइट। वो मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी लेके खुद को मतलब जिंदा रखता है। उस सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को भी, सेल्स डिवाइड होता है, डिवाइड होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमें क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है, देन ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये एक लिविंग बींग्स में होता है ना, ऑफकोर्स नॉन लिविंग में तो नहीं होगा। सो इसको भी हम एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, ये भी आप लोग नोट कीजिए। बाकी यहाँ पे कुछ छोड़ा तो नहीं होगा ना, अगर छूट गया तो मैं बाद में नोट करूँगा, आप लोग अभी ये नोट कीजिए। आज हम यही तक रखते हैं, फिर यहाँ पे सिर्फ एक दो लेक्चर लगेगा, एक डाइवर्सिटी पे और हायरार्की सिस्टम, राइट, बायोलॉजिकल हायरार्की सिस्टम, और थर्ड पॉइंट दैट इज थर्ड वीडियो यहाँ पे लगेगा बायोलॉजिकल सेट, सॉरी टेक्सोनॉमिकल एड्स, वो मतलब वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उसमें से मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सो इसमें कुछ नहीं पूछेगा, अगर नीट पूछेगा तो यहाँ पे सेशन रीज़न पूछ सकता है कि किस तरह पूछ सकते हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन सीरीज बना के हम बताएंगे। बाकी आप लोग ये नोट्स कीजिए, अगर छूट गया तो मैं बाद में आप लोगों को इसमें ऐड कर दूँगा। सो सिर्फ लेक्चर को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लेक्चर को नहीं देखना है, नोट भी करना है, फिर घर जाके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे नीट कर नहीं होगा भाई साहब, लिखो। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किया होगा, नोट डाउन किया होगा, और आई होप आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इतना अच्छे से समझ में नहीं है तो मुझे माफ़ कीजिए,
मैं और मुझे सजेशन दीजिए, आप लोगों का सजेशन चाहिए। आई होप मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मैं फ्यूचर्स में कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा पढ़ाऊँ आप लोगों को कंसेप्ट, और आप लोगों को मैं नीट की जर्नी में मैं मदद कर सकूँ, आप लोगों की नीट की जर्नी में। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।